आज मैं आपको सुनाता हूँ माई स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, बचपन से चलेंगे। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 10th में ये सोच रहा था कि आगे चल के करना क्या है। बिकॉज अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे पापा ने अपनी लाइफ में अर्निंग जो कहते हैं वो 13-14 साल से स्टार्ट कर दी थी। सर 13-14 ईयर्स की। बिकॉज मेरे दादाजी, दैट इज माई पापा के पापा, वो एक्सपायर हो चुके थे जब उनकी उम्र 14 साल की थी। तो मेरे फैमिली में मेरे पापा बहुत ही कम उम्र से कमाने लग गए थे। जिस उम्र में इंसान अपना एजुकेशन पूरा करना चाहता है, जिस उम्र में इंसान अपनी यूथ को एंजॉय करना चाहता है, उस उम्र से मेरे पापा अर्निंग कर रहे थे मेरी फैमिली की। स्टार्ट जो थी मेरी पापा की बहुत ही बेसिक थी। उन्होंने पहले तो दूसरों के खेत वगैरह पर जाकर जो है काम किया। फिर बाद में हमारे गांव में जो है वो कहीं पर टेलरिंग का जो काम होता है वो सीखने गए। फिर टेलरिंग का काम किया, कपड़े सिलने का काम था, उन्होंने मूव किया। बहुत सालों तक किया। इनफैक्ट अभी भी थोड़ा टाइम, आज से 4-5 साल पहले तक वो चलता रहा, कोविड तक चलता रहा वो वर्क। और हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा जो है, अगर फाइनेंशियली बात करूँ तो ठीक रही थी। सो ये मुझे बहुत ही कम उम्र में पता चल गया था कि अगर कुछ करना है तो मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा अपने पैरों पर। पढ़ाई ही वो मीडियम हो सकता है जो मेरी कंडीशन को सुधार सकता है, फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। बेसिकली पढ़ाई के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिससे मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ। बिकॉज जनरली क्या होता है कि कुछ लोग, इनफैक्ट मैनी पीपल आर लाइक मी ओनली, बट मैनी पीपल हैव द एडवांटेज कि जनरली जिस समाज से मैं आता हूँ वहाँ पर खेती वगैरह बहुत ज़्यादा होती है कि बोले पाटीदार पटेल लोग जो होते हैं ना वो खेती बहुत करते हैं। बट हमारे पास कोई खेती या फिर कोई बिजनेस, जैसे जो बनिए वगैरह होते हैं, अग्रवाल वगैरह होते हैं, उनका बोलते हैं कि यार उनकी बिजनेस वगैरह पहले से होते हैं। ऐसा जनरली होता है, सबके साथ नहीं होता। तो उनके पास बिजनेस होते हैं। हमारी समाज में लोगों के पास खेती वगैरह होती है, जो किसानी वगैरह होती है वो करते हैं। बट मेरे पास, हमारे पास, हमारी फैमिली के पास, हमको पता था कि करना है लाइफ में तो कुछ अपनी पढ़ाई के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो क्लास 10th में ये मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ही घर कर गई थी चीज़ कि मोहित कुछ करना है लाइफ में तो पढ़ाई ही है जिससे तुम कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। पापा का ऐसा कहना था कि तुझे जो करना है तो कर सकता है, लेकिन पढ़ाई से ही होगा जो भी करना है। तो ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं कि तेरे को मैथ्स लेना पड़ेगा, तेरे को साइंस लेना पड़ेगा और तेरे को यही करना पड़ेगा, तेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ऐसा कभी उन्होंने मेरे को फोर्स नहीं किया। तो माइंड में मेरे वो चीज़ भी नहीं थी। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना ही मैथ्स में अच्छा था, ना ही मैं साइंस में अच्छा था। अगर मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे कि नहीं यार सर आप तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बट मैं आपको बताता हूँ मेरे जो CGPA थे, मेरे CGPA जो थे ना, CGPA करके होता है क्लास 10th में जनरली CGPA वगैरह मिलते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता होगा पता नहीं। CGPA करके एक होता है, तो मेरे CGPA थे ना वो थे 9.0। अच्छे CGPA थे क्लास 10th में। लेकिन मैं अगर बात करूँ इंग्लिश में, सोशल साइंस में, हिंदी में और साइंस में और मैथ्स में, ऐसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में मेरे जो है 9.0 CGPA थे, सोशल साइंस में 9.0 CGPA थे, हिंदी में मेरे 9.0 CGPA थे। लेकिन ये साइंस और मैथ्स में ना मेरे पता है CGPA कितने थे, 8.0 थे। दोनों में मेरे CGPA 8.0 थे। और इसमें मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स +1.0 CGPA इसलिए दिया गया क्योंकि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना, इधर उधर डिबेट कंपटीशन में जाना, कहीं पर पार्टिसिपेट करना, डांस में जाना, ये करना वो करना, उसमें अच्छा था मैं। तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा 1.0 CGPA मिला। तो ऐसे मेरे 9.0 CGPA मिले। तो बात कहने का मतलब ऐसा है कि मैं ना मैथ साइंस में अच्छा नहीं था, मैथ्स या फिर साइंस में, दोनों में अच्छा नहीं था। और ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़े तो अच्छे होने चाहिए अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर आप बोलो डॉक्टरी करनी है, और मेरे वो दोनों ही अच्छे नहीं थे। तो मेरे दिमाग में ये था भाई साहब मैथ्स और साइंस तो अपने से नहीं हो पाएगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही एक दिन किसी दोस्त ने बोला कि मेरी मम्मी ने कहा है, मतलब जो मेरा फ्रेंड था उसकी मम्मी ने कहा था
कि सीए करके कोई कोर्स होता है, सीए, बस सीए। अच्छा, तो बोले सीए में ना आपको मैथ्स और साइंस की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बोला ये भी सही है। और बोले मैं सीए की सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट है और पैसा भी अच्छा कमाता है। मैंने बोला ये भी सही है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बोले बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा समझ लो 10 में से 2 से 3 बच्चे ही सीए कर पाते हैं। मैंने बोला अरे यार ये तो गड़बड़ है। बोला कि चलो ठीक है यार, लेकिन मैथ साइंस नहीं है, ये अच्छी बात आ रही है। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैथ साइंस नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अपना स्कोप है। तो मैंने घर पे आया, ऐसे ही खाना खा रहे थे हम लोग, तो मैंने बोल दिया कि पापा मेरे को सीए करना है। तो पापा तो उस दिन तो कुछ नहीं बोले, पापा उस दिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनकी नज़रों में उस टाइम पे पापा आईटीआर फाइल वगैरह करवाने लग गए थे अपना, क्योंकि उन्होंने एलआईसी ज्वाइन किया था, तो उनका जो कमीशन आता था उस पर टीडीएस करके होता है एक टैक्स डिडक्टेड सोर्स, वो कट के आता था उनका रिटर्न में, इनकम में, तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते थे तो वो देखते थे कि यार ऑफिस बढ़िया है और लोग बाग भी बहुत सारे जो हैं उनके ऑफिस में आते हैं। सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड माई गोल विद माई गोल। फिर उन्होंने जो सीए जिनके परिचित में थे वो भी पार्टीदार थे, उनके पास गए, पापा मिले और बताया कि यार मेरा बेटा जो है सीए का सोच रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं अच्छी बात है, करने दो करने दो। फिर उसके बाद मैं जिन भी लोगों से मिला और मैंने उनको बताया कि मैं सीए करना चाहता हूँ, सीए करना चाहता हूँ, सीए करना चाहता हूँ, वो मुझसे बहुत ही इम्प्रेस्ड थे। क्योंकि जब भी मैं किसी को बोलता था ना कि मैं सीए करना चाहता हूँ, उनकी नज़रों में जो रिस्पेक्ट थी अपने प्रोफेशन के लिए, उन 2 अल्फ़ाबेट्स के लिए, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। उनके लिए वो जो रिस्पेक्ट थी ना कि यार है यार, कोर्स में दम है, कोर्स में दम है, रिस्पेक्ट है बंदे की, तो मुझे कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा मोटिवेट करती थी, वो मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करती थी। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया क्लास 10th में एंड इनफैक्ट फिर क्लास 11th 12th में, तो और ज़्यादा मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, जिस कोचिंग में मैं जाता था, जैसे जैसे उनको ऐसा पता लगने लगा कि यार मैं सीए करना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता हूँ, तो अपने दोस्त लोग होते हैं ना ऐसे बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं, बोलते हैं सीए साहब, सीए साहब, और क्या हाल चाल है सीए साहब। तो एक दिमाग में वो भी घर कर जाता है कि अब लाइफ में करना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना पड़ेगा, सीए बनना ही पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी मुझे कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये जो सारे लोग हैं आसपास, चाहे फिर वो फैमिली क्यों ना हो, चाहे फिर वो सोसाइटी क्यों ना हो, चाहे फिर वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हो, अगर अब इनके सामने मुझे खड़ा होना है तो मुझे ये कोर्स करना होगा। तो फिर वो सेकंड फैक्टर आ गया। एक फैक्टर था कि इनकी रिस्पेक्ट होती, दूसरा फैक्टर था कि यार मैथ साइंस नहीं है, तीसरा फैक्टर कि कमाता अच्छा है, चौथा ये कि भैया सब लोग जो है समझने लगे थे कि हम ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आपके साथ होता होगा ना, बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं जो कि सीए नहीं कर रहे हैं या फिर साइंस मैथ्स वाले हैं, जब भी आप उनसे कनेक्ट करते होंगे वो ऐसा बोलते होंगे ना, और क्या चल रहा है सीए साहब, और क्या चल रहा है सीए में, सीए तो तू बन ही जाएगा यार, और क्या है यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा आईटीआर तू ही फाइल करना, अरे मेरा ऑडिट तू ही करना है यार, सीए तो तू बन के रहेगा यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तू बन के रहेगा। कुछ कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, कुछ कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं कि अरे सीए नहीं नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, सीए यार मतलब अलग चीज़ है भाई, तू नहीं, ना 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 ना, वो तो एवरेज स्टूडेंट का थोड़ी ना है वो, मेरे मार्क्स कितने थे भाई क्लास 12th में और तू सीए का सोच रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दोनों प्रकार के लोग आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब क्लास 11th में जब मैं था, फॉर्चुनेटली मैं एक बहुत ही अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने लगा, जहाँ पर कॉमर्स में जो फाउंडेशन चाहिए होता है, कॉमर्स का एक बैकग्राउंड जो चाहिए होता है इंसान को, वो मुझे मिला। कॉमर्स मैंने ले लिया। अब मुझे जो बेस चाहिए था अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। मतलब वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जो फंडामेंटल्स होते हैं ना अकाउंटेंसी के, वो सर ने मुझे पढ़ा दिए थे। और अकाउंटेंसी में फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मुझे आज तक नहीं पता था, मतलब क्लास 10 तक मुझे नहीं पता था कि किसी सब्जेक्ट में मैं इतना अच्छा भी हो सकता हूँ। क्योंकि इंग्लिश ही थी, कभी मैं टेंस समझ नहीं पाया। वॉज, इज, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल टेंस, कितने तो टेंस वेंस थे, आज तक मेरे को पल्ले नहीं पड़े हो।
लेकिन अकाउंटेंसी एक पहली ऐसी चीज़ थी, अकाउंटेंट मतलब इंग्लिश में मेरे को आज तक समझ में नहीं पड़ी, हिंदी की मात्राएं मैं लगभग लिखने में कभी कभी गलत कर देता हूँ, बोल थोड़ा सा अच्छा लेता हूँ हिंदी इंग्लिश वगैरह, लेकिन मात्रा वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। साइंस और मैथ्स का मैंने तुमको बता दिया था। सोशल साइंस लेके मुझे यूपीएससी तो करना नहीं था, सोशल साइंस अच्छा था मेरा, पर क्या ही कर लेता सोशल साइंस से। अब आया मैं 11th में अकाउंटेंसी में, जो बहुत अच्छा लगा। अकाउंटेंसी मैंने लिया, मैंने मैथ्स भी लिया था क्लास 11th में, मैथ्स लिया था मैंने और स्टार्ट भी किया था मैंने मैथ्स, चला पढ़ाना है, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है बोलते थे कि अगर आपका मैथ्स नहीं है ना तो आप सीए नहीं बन पाएंगे, और कुछ लोग बोलते थे कि अगर आपका मैथ्स नहीं भी है तो आप सीए कर लोगे। तो दोनों व्यूज मेरे सामने थे, टाइम टू टाइम अलग अलग जो है बोलते रहते थे, मैथ्स है मैथ्स नहीं, मैथ्स है मैथ्स नहीं है। तो क्लास 11 में बहुत चकरा सा गया था। अब मैंने बोला यार, बहुत बोलते हैं लोग कि सीए अगर स्टार्ट कर दिया तो पढ़ाई बहुत लगनी है ना, आपकी लाइफ में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या होती है, मज़े क्या होते हैं, क्रिकेट बास्केटबॉल फुटबॉल खेलना क्या होता है, ये तुमको पता ही नहीं होगा। तो यही मेरे दिमाग में चलता रहता था, कभी कभी मैं स्कूल में बैठा रहता था ना, तो ये मेरे दिमाग में चलता रहता था। फिर मैंने बोला कि अरे यार सीए में तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जो है स्पोर्ट्स खेल रहे थे, वो खेल रहे थे क्रिकेट फुटबॉल, उनका पीई सब्जेक्ट था, एक फिजिकल एजुकेशन करके सब्जेक्ट होता है पीई, ऑप्शनल लेना चाहो ना आप तो ले सकते हो। जैसे क्लास 11 12 में 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, 5 में से जो 4 सब्जेक्ट है वो तो कंपलसरी थे। कंपलसरी वाले कौन से थे मेरे? इंग्लिश था, अकाउंटेंसी था, बिजनेस स्टडीज था, इकोनॉमिक्स था। जो 5वां सब्जेक्ट था ना वो ऑप्शनल था। तो ऑप्शनल पहले मैंने मैथ्स ले रखा था, स्कूल में भी ले लिया था, कोचिंग भी कर रहा था, तो मैथ्स मैंने लेके रखा था कि यार मैथ्स में पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, ऐसा करके मैं बोलता था खुद को। लेकिन मैंने देखा अपने दोस्तों को तो मेरा भी मन ललचा गया। मैंने बोला भाड़ में जाए यार, सीए करूंगा तो यूं ही मेरे को जो है खेलना कूदना नहीं मिलेगा। मैंने बोला अभी मैं मैथ्स रहने देते, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने भी रिस्क ले ली और उस दिन से फिर मैंने क्लास 11 में मैथ्स छोड़ दिया। मेरा मैथ्स भाड़ में जाए यार, अपन तो जो है जीवन में कुछ बड़ा करने आए हैं अभी तो क्रिकेट खेलते हैं, बाद में जो होगा देखेंगे। तो फिर मैंने 2 साल मजे किए, पी सब्जेक्ट ले लिया था, पढ़ना वढ़ना ज़्यादा कुछ रहता नहीं था उसमें, मस्त क्रिकेट खेलो, फुटबॉल वगैरह खेलो, और अच्छा जीवन था क्लास 11 12 में मैंने जो लाइफ जी है ना, बहुत अच्छी जी ली, क्योंकि उसके बाद इतनी आवारापंती करने के मौके नहीं मिले। करे बहुत करे, आर्टिकलशिप में इधर उधर बहुत घूमे फिरे, बताऊंगा मैं अभी आपको आगे। पर क्लास 11 12 वॉज द फेज जहाँ पर मैं अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रांग हो गया था, और फील आ गई थी सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है। तो मैं बस टूट पड़ा था कि यार सीए तो करके रहेंगे, सीए तो करके रहेंगे, और मैं बस आगे बढ़ता गया, करता गया, आगे बढ़ता गया, करता गया। एंड देन क्लास 11 12 में आप बात नहीं मानोगे, मैंने क्लास 11 12 में जहाँ से मैंने कोचिंग करी, तो मैंने अकाउंटेंसी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा, और मैं इकोनॉमिक्स में इतना स्ट्रांग हो गया था कि मैं आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा क्लास 12 में, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, और मैंने 2 से 3 जगह कोचिंग दी है एज अ प्रोफेशनल ट्यूटर, जो होता है ना, मेंटर या फिर टीचर कह लीजिए, है ना। कोचिंग में जो पढ़ाते हैं ना, प्राइवेट कोचिंग्स होती है, उसमें पढ़ाना होता है ना, वो मैंने पढ़ाया है क्लास 12 में। क्लास 12 में मैंने अपना कोर्स पहले कंप्लीट कर लिया, जहाँ से मैं कोचिंग पढ़ने जाता था, वहाँ पे मैंने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। फिर मैंने 2 से 3 जगह पढ़ाया है, एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाया, और 2 पर्सनल ट्यूटर्स को पर्सनल पढ़ाया। तो एक तो कभी कभी पढ़ने आता था, तो कभी कभी पढ़ाया था, लेकिन एक लड़के को मैंने पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया था मैंने। एंड वो बोल नहीं सकती थी और वो सुन भी नहीं सकती थी, जिसको मैंने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना होता है ना, इंडिविजुअल कोचिंग क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, होम ट्यूटर ऐसा कुछ बोलते हैं, वो मैंने किया था। पूरा कोर्स पढ़ाया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता था। वो बोल भी नहीं सकते थे और सुन भी नहीं सकते, तो मुझे लिख लिख के समझाना पड़ता था। तो वो एक अलग ही लेवल का मेरा प्रैक्टिस हो गया था इकोनॉमिक्स में। तो मैंने इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ा, मुझे हाईएस्ट मार्क्स आए थे क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में, 97 मार्क्स, 100 में से 97 मार्क्स मेरे को इकोनॉमिक्स में आए हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स मेरा इतना अच्छा हो गया था क्लास 12 में। फिर मैंने प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ाया था, तो इकोनॉमिक्स मेरा वहाँ से बहुत स्ट्रांग हो गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे को लगने लगा था। तो मैंने 2 जगह पढ़ा, तो इनकम वगैरह भी हो जाती थी, एंड सोशल कॉज के लिए भी अपन करते थे, और बढ़िया चल रहा था लाइफ। मतलब
मेरा फाउंडेशन भी बन गया, दोस्तों को भी मैंने बता दिया कि सीए करूँगा, सीए करूँगा, सीए करूँगा। बट मेरे को ये नहीं पता था कि लाइफ इतनी बदल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, क्लास 11th में मेरे कुछ अराउंड 85% बने थे। क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू लड़का बन चुका था, क्योंकि मैंने पढ़ाया बहुत था ना, मस्ती मैंने बहुत करी है। मतलब तुम ये समझो, मैं घर ही नहीं जाता था 3-4 दिन तक। मतलब कैसे नहीं जाता था, मतलब घर जाता था, घर वाले भी फिक्र नहीं करते थे। जो एक आवारा बच्चों का गैंग होता था ना, उसमें मैं पढ़ाता था उनको एक्चुअली। जो आवारा बच्चे रहते थे ना, जैसे उस प्राइवेट कोचिंग में जिनको मैं पढ़ाता था ना, वो बहुत ज़्यादा आवारा बच्चे थे, तो उनको मैं पढ़ाता था और सेम एज के थे, तो दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। तो वो पढ़ते भी नहीं थे और मैं उनको पढ़ाता भी था। क्या बहुत बोल रहा हूँ, वो पढ़ते भी नहीं थे और मैं उनको पढ़ाता भी था। तो ऐसे कर करके इसमें हुआ क्या, मैंने पढ़ाया, मैंने मस्ती करी, लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो मेरी पढ़ाई भी हो रही थी। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैंने उनको पढ़ाया, उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ाया, मैं तो पढ़ रहा था ना, तो मेरी पढ़ाई पीछे नहीं हुई और इस बहाने वो पास तो हो गए गिरते पढ़ते। तो मेरे मार्क्स भी अच्छा है, अराउंड मैंने 94% क्लास 12th में सिक्योर किए थे। और इकोनॉमिक्स में मेरे 97 मार्क्स थे, एंड अकाउंटेंसी में मेरा 96 मार्क्स थे। एक इंग्लिश ही था जिसने मेरा स्कोर गिराया 85 मार्क्स में। तो इट वॉज अ गुड स्कोर, इनफैक्ट अ वेरी गुड स्कोर। फिर भी मेरा टारगेट था 95 प्लस क्रॉस करूँगा, मैं DAVV में जाऊँगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, उसमें जाऊँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मेरा वहाँ पर एक थोड़ा सा सपना टूट गया था, मतलब कि ठीक है, अब तुम बोलोगे अरे यार ये कैसा बंदा है, इसको 94% आए हुए हैं फिर भी रो रहा है। बट द पॉइंट इज यार, हर किसी के गोल्स अलग होते हैं ना, आप समझो। आप हर किसी के गोल्स अलग होते हैं। तो मेरा गोल था कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था अरे यार 1-2% और ज़्यादा आ जाते और मेरे डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह के स्कोर भी ऐड होते थे, उसमें मिल जाता तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाता, मेरा सपना पूरा हो जाता। पर हर कोई सपना पूरा नहीं होता है ना, कुछ सपने टाइम लेते हैं, ठीक है, कुछ सपने आपको रोक के रखते हैं। बताऊंगा कैसे, आगे बढ़ा। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, ये वो दिन था जब मेरा इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया था। जी हाँ, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया था, क्या बोल रहा हूँ, 31 मार्च 2016, ये वो दिन था जब मेरा इकोनॉमिक्स का लास्ट एग्जाम था CBSE का। CBSE का लास्ट एग्जाम था 31 मार्च 2016। एंड यू विल बी सरप्राइज कि 1 अप्रैल 2016, दैट इज द नेक्स्ट डे, मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी थी। आपके हिसाब से मैं अगर बताऊं, या फिर जनरल जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पता है क्या सोचते हैं, अगले दिन मैं घूमने जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, फैमिली ट्रिप पर जाऊंगा, मज़े करूंगा, मूवीज़ देखूंगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, लाइफ में थोड़ा सा चिल मारूंगा। क्यों सर, क्लास 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, पागल हो गया? सही बात है, क्लास 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और अगले दिन मैं CA फाउंडेशन की पहली क्लास में बैठा हुआ था। द फर्स्ट क्लास आफ्टर द डे 31 मार्च 2016 को मैं एग्जाम दे के आया हूँ और 1 अप्रैल 2016 को सुबह 7 बजे, सुबह 7:30 बजे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ इंदौर के, पढ़ाई करने के लिए, CA फाउंडेशन की पढ़ाई करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ मुझे लगा यार कि यार डेडिकेशन तो मेरे में है ना। वहाँ मुझे एहसास हुआ खुद में, ये बाद में एहसास हुआ, पर मुझे रियलाइज हुआ लाइफ में कि यार मैं कितना पंचुअल था, है ना। मतलब मेरे अंदर था भरा पड़ा कि नहीं यार, करना है तो CA करना है, करना है तो CA करना है। मैं कितना भी मस्तीखोर था, कितना भी मैंने टाइम पास किया, कितनी भी आवारागर्दी करी है और कितना भी जो है टाइम पास किया है, मतलब कि मैंने कभी कहा नहीं है, बट क्लास 12th में मैं जिन लोगों के साथ रहा हूँ ना, वो ड्रिंक भी करते थे, अल्कोहल वगैरह मैंने कभी नहीं किया, बट वो ये काम भी करते थे। सो मैंने वाले फेजेस भी देखे, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह वो सब पीते थे, बट मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों के बीच में भी रहा हूँ। एंड द टाइम चेंज्ड। 31 मार्च 2016 मेरा आखिरी पेपर एंड 1 अप्रैल 2016 मैं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बैठा हुआ था। अब फाउंडेशन की बारी थी। अब लाइफ बहुत चेंज हो चुकी थी। अब मेरे वो सारे दोस्त ही नहीं थे जिनके साथ मैं मज़े करता था, है ना। मज़े तो आते थे यार, घूमता था, फिरता था, ऐश करता था, मज़े करता था, चिल मारता था। पर अब पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई इसलिए करनी थी क्योंकि साइंस में तो मेरा कुछ होता नहीं, करना तो मेरा कॉमर्स में ही था, कुछ भी जो भी करना है मेरे को। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करी।
मुझे वो दिन याद है जब अकाउंट्स का पहला क्लास लगा था और हमारे अकाउंट्स के टीचर जो थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अकाउंट्स पढ़ाने हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे थे। तुम्हारे लिए आज ये आम बात होगी, तुमको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास है, पर उस दिन मेरे को लगा तो भाई साहब जो मैं बनना चाहता हूँ, जो अल्फाबेट्स में लगाना चाहता हूँ, सीए ऐड करना चाहता हूँ, अरे वो सामने है, अरे देखो देखो वो आ गया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चीज होती है, क्या फील होती है, वो बंदा पढ़ाएगा, अकाउंट्स पढ़ाएगा ये बंदा अब अपने को, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर अपने को ये जो पढ़ाएंगे अकाउंट्स पढ़ाएंगे। तो उस लेवल का मोटिवेशन जो था ना मेरे में, यार आज सीए आएंगे सर, सीए है क्या यार, इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। मतलब एक जो होती है ना वल्नरेबल प्रजाति, ऐसा समझता था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो थी भी, मतलब इनफैक्ट है भी। वो तो अपन सीए लोगों के आसपास घूमते फिरते हैं तो अपने को लगता है अरे यार क्या है, नॉर्मल तो है। लेकिन आज भी सीए लोग 3 लाख ही हैं इंडिया में, समझ लो आप पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इट वॉज लाइक कि मैं बहुत ही सरप्राइज था और बहुत ही मैं खुश था। स्टार्ट करी जर्नी, मैथ्स भी पढ़ाई करनी पड़ी, मैथ्स पढ़ा, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था, बहुत इजी नहीं था मैथ्स पढ़ना यार, कि मैथ्स ने तो, पर ऐसा था कि समझ में आ जाता था, कुछ कुछ चैप्टर इजी लगते थे, कुछ कुछ चैप्टर डिफिकल्ट लगते थे, पर मैंने सोचा नहीं इजी वाले अच्छे से कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लो, बार बार इनको रिपीटेड मोड पे कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो तो हो जाता है। मैं भी नॉन मैथ्स था ना, किया मैंने, मेहनत किया और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करी, एमसीक्यूज अच्छे से लगाया, प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करी। सो एट द एंड सीए फाउंडेशन में मेरे को दिक्कत दिया, मैथ्स में बहुत दिक्कत दिया। और इनफैक्ट मेरा जो एग्जाम था जून 2016, उसमें तो मैथ्स ने बॉन्डर कर दिया। इनफैक्ट तुम ये समझ लो हर दूसरा अटेम्प्ट में मैथ्स जो है बाउंसर आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे आते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि कैसा भी आ जाए, मैथ्स देना मेरे को बेस्ट स्तर पर ही है। उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका लेवल का जो है जोश जुनून मेरे को बरकरार रख के आगे बढ़ना है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप मैथ्स में एक जो है ना, कहते हैं ना, वो बेंचमार्क तोड़ के पास कर सकते हो सीए फाउंडेशन का एग्जाम। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, ये सब्जेक्ट भी दिक्कत देते थोड़े बहुत, पर इतने नहीं देते जितना मैथ्स देता। लेकिन ओवरऑल मेहनत अच्छी लगती थी। मैं सुबह 7 बजे कोचिंग जाता था, शाम को 4 बजे तक, शाम को 6 बज जाते थे। सुबह घर से निकलता था 6 बजे और शाम को 6:30 बजे आता था। सर 2-2.5 घंटे तो मेरे को ट्रैवलिंग में लगते थे। महू टू इंदौर, मतलब महू टू इंदौर बस से जाना पड़ता था, इंदौर टू वापस महू बस से आना पड़ता था, तो 2-2.5 घंटे उसमें लग जाते थे। और सुबह 7:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, तो हमारी क्लास चलती थी 3:30-4 बजे तक नॉन स्टॉप, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक देते थे। क्योंकि जून 2016 में मेरा पहला सीए फाउंडेशन एग्जाम था। 1 अप्रैल 2016 से लगभग 2.5 महीने मिले थे, 2.5 मंथ्स फॉर सीए फाउंडेशन। तुमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा था, यू शुड यूटिलाइज इट बेटरली। बट मुझे टाइम बहुत कम था, लेकिन सफिशिएंट टाइम था, ज़्यादा भी कम नहीं था, कम तो था बट प्रिपरेशन अच्छी थी तो पता नहीं लगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, करो 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 करो, मेहनत करते गए करते गए करते गए करते गए, एंड एट द एंड वो हो गया। वो दिन आया जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। लेकिन मैं ऐसा समझता था सीए फाउंडेशन को कि यार ये तो पास कर ही लेंगे, क्योंकि अगर सीए फाउंडेशन पास नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या होगा। ऐसा मेरे मन में था कि यार जो बच्चा सीए फाउंडेशन पास नहीं कर पा रहा, उसको कहीं ना कहीं अपना डिसीजन रिविजिट करना चाहिए, या फिर मेहनत रिविजिट करनी चाहिए कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ लाइफ में। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मूथली नहीं निकल रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, तो बात समझ में आती है ना। और अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और फेल हो रहा हूँ, तो फिर मेरे को सोचने की जरूरत है कि मैं पढ़ाई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने गलत तरीके से करी, गलत सही तरीके से जैसे करते हैं वैसे किया, फिर फेल हो रहा हूँ, तो फिर मुझे डिसीजन सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो और ज़्यादा ट्रिकी होने वाली है ना चीज़ें। तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, मज़ा आ गए एकदम, वो फील आया कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं लाइफ में। सीए फाउंडेशन पास किए, लोगों ने बधाइयाँ दी कि चलो बढ़िया है, सीए फाउंडेशन निकाल लिया। अब थी बारी किसकी? अब थी बारी किसकी? तो मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन में मैंने ये सीखा कि सब्जेक्ट 4 है, पर आपको मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अब आदत बन गई स्टूडेंट्स बोलने की, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हो पाए, है ना। और क्यों नहीं हो पाया, उसका रीज़न यही था, उन्होंने मैथ्स लाइटली लिया, लॉ में ठीक से लिखना नहीं सीखा, फ्रेमिंग नहीं सीखी, क्या टाइम एलोकेशन देना है वो नहीं सीखा। तो आप फिर कहीं ना कहीं जो है फेलियर के भागीदार बनते हैं।
आपको समझना पड़ेगा कि 4 सब्जेक्ट है लेकिन लाइटली नहीं लेना है। आपको 100% डिवोशन के साथ सीए फाउंडेशन लिखना है और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके अपना पहला पड़ाव अच्छे से पास करना है। और जब आप पहला पड़ाव अच्छे से पास करते हैं ना, तो आपको जो है ना एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि हाँ यार आगे भी मैं करूँगा। बात समझ में आ रही है? अब बात थी इंटर की। इंटर में जब मैं एंटर हुआ तो इच्छा हुई बैक स्पेस दबाने की। क्या लाइन बोली है यार, क्या लाइन। जब मैं इंटर में एंटर हुआ, इच्छा हुई लाइफ में बैक स्पेस दबाने की, पर क्या करें, सिस्टम हैंग मार गया था। बोला करना है तो आगे बढ़, वरना यहीं से ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबा, बैक स्पेस मत दबा। सोचा नहीं यार करना तो पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जब मैं इंटर की फर्स्ट क्लास में गया था, उसको ओरिएंटेशन बैच जनरली बोला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। 500-600 बच्चे उस बड़े से क्लास में बैठे हुए हैं। हम सीए फाउंडेशन क्रैक करके खुद को बहुत बड़ा जो है उस्ताद समझ कर आए थे। यार सीए फाउंडेशन तोड़ दिया है, मोड़ दिया है, फाड़ दिया है, अब तो आग लगा देंगे। पर जब इंटर की वो बड़ी सी क्लास देखी, 600 बच्चों से भरी क्लास, मैंने बोला बैठना कहाँ है, जरा ये तो बता दीजिए। तो बोले वो देखो सबसे आखिरी में, वो जो दिख रही है आपको आखिरी बेंच पर जो है सबसे ऊपर दिख रहा है, ऐसे करके बनाते थे जैसे अपना मूवी थिएटर होता है ना, सिनेमा थिएटर होता है ना, जैसे कि धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं वो लोग। तो ऐसे ही क्लासरूम बनाया करते थे, क्या धीरे धीरे ऊपर लेते जाओ ताकि पीछे वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत बोर्ड तो दिखे। तो उन्होंने बोला कहाँ बैठना है, हमने वो पूछा कहाँ बैठना, बोले वहाँ जाओ सबसे ऊपर, वो दिख रही है आपको चोटी, वो दिख रहा है आपको हिल, वो दिख रहा है आपको पहाड़, वो दिख रहा है आपको माउंटेन, वहाँ पर जाके अपना स्थान ग्रहण कर लो। मैंने बोला यार ये गजब है। हम गए बैठे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आके बैठे हुए, फील ही अलग थी। पीछे से बैठे हैं सन्नाटे, सारे सर दिख रहे हैं काले काले, फिर सर दिख रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन दो चीज बड़ी दिख रही थी हमको। मुझे वो दो चीज बड़ी दिख रही थी, वो दो अल्फाबेट्स बहुत बड़े दिख रहे थे और उनका नाम था सीए। भले क्लास 600 बच्चों की थी, भले सर छोटे से दिख रहे थे, बोर्ड इतना सा दिख रहा था, पर हौसले अंदर से ऐसे थे कि यार करना है तो करना है, करना है तो करना है। उस टाइम सोचा कि एक ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, एक ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, एंड फाइनली डिसाइडेड कि देना है तो बोथ ग्रुप देना है, वरना नहीं देना है। हर किसी का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। मेरे अंदर था कि यार दूंगा बोथ ग्रुप दूंगा, दूंगा बोथ ग्रुप दूंगा। पढ़ाई शुरू करी। अब मैं तुमको इंटर की जर्नी लाइफ की बारे में बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा दिन शुरू होता था सुबह 4:30 बजे। एट 4:30 AM मुझे उठना पड़ता था। 4:30 बजे मैं उठता था, आज भी याद है मेरे को। 4:30 बजे मैं जैसे ही उठता था, मुझमें इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं खुद अपने बिस्तर पे उठ के नहा धो के कोचिंग चले जाऊं। और वहीं पर मेरे घर में 2 लोग और सीए कर रहे थे। सर क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं तो सीए कर रहा था, मेरे साथ 2 लोग और सीए कर रहे थे, और उनका नाम था मेरे पापा और मेरी मम्मी। शायद आप रियलाइज नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रियलाइज करते हैं। जब आप सीए करते हो ना, तो आपके घर वाले भी आपके साथ सीए करते हैं। सर कैसे करते हैं? आप अपने हिसाब से पढ़ाई करना पसंद करते हो, क्या मेरे को ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मम्मी मेरे को, पापा जो है इस टाइम पर एग्ज़ाम देने जाना है, ये लीव्स रहेगी मेरी। तो सब लोग एडजस्ट करते हैं, एक काम करते हैं, मतलब पापा मम्मी डिसाइड करते हैं चलो ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, ये बच्चे की एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जाएंगे, पास हो जाए उसके बाद जाएंगे। उस बहाने जा नहीं पाते। सुबह जल्दी उठते हैं, खाना हमारे लिए टाइम से बनता है, नाश्ता हमको दिया जाता है, हमारे लिए वो माहौल बनाया जाता है जिसमें हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लें। तो पापा मम्मी का इस जर्नी में आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा योगदान होता है। मैं आज भी बता रहा हूँ, जो सुबह में 4:30 बजे उठता था, पापा मुझे 2 ग्लास दिए जाते थे। एक ग्लास था पानी का और एक कप दिया जाता था चाय का, कि ले भाई पी ले और उठ जा आगे बहुत बड़ी जगह है। मैं मुंह भी नहीं धोता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मुंह भी नहीं धोता था क्योंकि थक इतना जाता था। मैं तुमको अभी बताऊंगा ओवरऑल दिन कैसा बीत रहा है। मैं पानी पीता था 1 गिलास, चाय पीता था,
फिर ब्रश वगैरह करके नहा के रेडी होता था। सुबह 4:30 बजे उठता था, 10-15 मिनट इन चीज़ों में लग जाते थे, फिर आधा घंटा मेरे को नहाने में लगता था। एग्जैक्ट 10 से 15 मिनट बचते थे मेरे को अपने घर दैट इज गवली पलासिया से बाइक चला के महू रेलवे स्टेशन पर जाना होता था। वहां पर ट्रेन रहती थी सुबह 5:30 बजे की, 5:30 AM। मेरे पास केवल 5 मिनट रहते थे, क्योंकि हर दिन ऐसा रहता था कि यार नींद पूरी करके एकदम भग दौड़ के मैं जाता था। मेरे मम्मी पापा को पता ना चले, पर स्पीड गाड़ी की 80-90 रहती थी। नहीं चलाना चाहिए थी, बट टाइम ऐसा कम मिलता था, रोज का रोज में किसी दिन थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। बट मुझे याद है वो जो ट्रेन पकड़ने वाला जो था ना, इट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द डे। अगर मैंने वो फर्स्ट अचीवमेंट हासिल कर लेता तो खुद को मैं शाबाशी बोलता, अरे चलो ट्रेन तो पकड़ ली, अब कैसे तैसे कोचिंग तक तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि ट्रेन चल देती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ट्रेन पटरियाँ कूद कूद के दूसरी तरफ गया हूँ और फिर बैठा हूँ। मैं एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। क्या, ट्रेन चल दी थी, प्लेटफॉर्म से चल दिया था, धीरे धीरे आगे बढ़ गया था। अब मैं ऑलरेडी पीछे था, मैं भागा और भागते भागते मेरा बॉटल गिर गया। और बॉटल उस टाइम महंगा लिया था, मैंने नया लिया था, बॉटल गिर गया। अब मुझे डिसीजन फटाफट लेना था कि यार पीछे मुड़ूं, बॉटल उठाऊं, वापस बॉटल पकड़ूं और फिर भागूं। मैंने फटाफट डिसीजन लिया कि रुका, बॉटल उठाया, फिर भागा और मैं बैठ गया। इतनी स्पीड में नहीं थी ट्रेन और फॉर्चुनेटली मैंने पकड़ लिया। ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, मतलब कि टीसी ने बहुत बार जो है ट्रेन रोकी हमारे लिए। और कैसे तैसे मैं 5:30 की ट्रेन पकड़ता था। 4:30 बजे उठा, 5:30 की ट्रेन पकड़ी, 5:30 से 6:30, 6:30 7 बज जाते थे जाते जाते। सुबह 5:30 से 6:30 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम लगता था। उस ट्रैवलिंग टाइम में मैं क्या करता था? उस ट्रैवलिंग टाइम में ये तुम्हारा मोहित पढ़ाई करता था, ट्रेन में पढ़ाई करता था। करेक्ट। इंटर में टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा टाइम ट्रैवलिंग में जाता था। देन आई डिसाइडेड कि अब टाइम जो भी है ट्रैवलिंग में ही मुझे बिताना पड़ेगा, ट्रैवलिंग को ही अपनाना पड़ेगा और ट्रैवलिंग के टाइम पर ही मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5:30, 4:30 से 5:30 बजे तक मैं ट्रेन में बैठ जाता था। 5:30 से 6:30 मुझे थ्योरी पढ़ता था, बोल के पढ़ता था। और मैंने मान लिया था कि यार पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो उसके अलावा टाइम है नहीं। तो सुबह 5:30 से 6:30 पढ़ाई करता था। फिर कोचिंग पहुंच जाता था 7 बजे तक। 7 बजे मैं कोचिंग पहुंचता था, वहां पर मैं रिवीजन स्टार्ट करता था। कभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई होमवर्क दिया होता था, उसका पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। हमारी क्लास स्टार्ट होती थी सुबह 8 बजे, तो मेरे पास वो टाइम अच्छा मिल जाता था, सुबह 7 बजे से 8 बजे का। तो लगभग मेरी 1.5-2 घंटे सुबह सुबह पढ़ाई हो जाती थी, रोज हो जाती थी। और वो टाइम बहुत सही यूटिलाइज हुआ, क्योंकि अगर वो 2 घंटे मैं नहीं निकालता ना, 1.5 घंटे नहीं निकालता ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अगर मैं नॉर्मली कहीं पर रहता और निकालता तो वो 1.5 घंटे फंस गया। तो मैं रोज पढ़ाई करता था उसमें। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, 8 से 9 एडवांस अकाउंट, 9 से 10 कॉस्टिंग, 10 से 11:30 बिजनेस करके चैप्टर होता है, वो सब्जेक्ट होता है वो। फिर टैक्स का, फिर जीएसटी का, फिर इनकम टैक्स का, फिर अकाउंट्स नॉर्मल वाला, फिर एसएमआईटी, फिर और क्या होता था, मतलब ऐसे 6, 7, 8 सब्जेक्ट दिन भर में इधर उधर। सारे टीचर आते थे, अपना ज्ञान देते थे, हम ज्ञान लेते थे और चल जाता था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लास चलती थी हमारी। बीच में ब्रेक रहता था 5 से 10 मिनट का। कोई फैकल्टी आती थी, दूसरी फैकल्टी जाने में जो डिफरेंस होता भाई, उस 10-15 मिनट में मैं बता रहा हूँ, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से आ गया था। मैं उस बैच में था। एक्चुअली मेरा जो स्कोर था सीपीटी में वो 200 में से 150 प्लस था, है ना। तो मुझे बैच ए मिल गया था। बैच ए में सारे 150 प्लस वाले बच्चे थे। तो वो सारे कुछ लोग बहुत पढ़ाकू थे, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि अपने को करना है, लाइफ में करना है। तो मैं अपना होमवर्क कर लेता था। 10-15 मिनट जो बीच में होता था क्लास के बीच में, होमवर्क करता था, डाउट वगैरह होते तो पूछ लेता था। तो वहाँ पर मैं टाइम यूटिलाइज करता था। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस चलती थी, बस करते रहता था। अब शाम को 7 बजे जब क्लास खत्म होती थी तो मेरी ट्रेन जो रहती थी वापस इंदौर टू महू, वो रहती थी 8:30 बजे। 8:30 बजे मेरी ट्रेन रहती थी, तो मेरे पास वापस 1 घंटा बचता था। उस 1 घंटे में मैं कभी पढ़ाई कर पाता था तो कभी पढ़ाई नहीं भी कर पाता था। ज़्यादातर मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता था, कोई होमवर्क कर लूँ, कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि इसके बाद तो टाइम है नहीं। फिर वापस 8:30 से 9:30 की ट्रेन होती थी।
उसमें तो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए पढ़ना, पर कभी कभी पढ़ता था, कभी कभी नहीं पढ़ता था। 8:30 से 9:30 10 बजे तक फिर मैं घर पहुंचता था। 10 बजे मैं घर पहुंचता था। 10 बजे खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती थी कि यार मैं कुछ खा लूँ, अपने पेट में कुछ पहुंचा दूँ, कुछ इसको फीड कर दूँ, पर क्योंकि अंदर से इंसान थक ही इतना चुका है, सुबह 4:30 बजे से चल रही है और नॉन स्टॉप मेंटल फिजिकल सब कुछ लगा दिया है दाव पर। सुबह 4:30 बजे से रात के 10 10:30 बज चुके हैं। कैसे जैसे खाना खाता था, हिम्मत बचती थी तो आधा घंटा पढ़ाई कर लेता था, फिर जो नींद आती थी सो जाता था, फिर वापस 4:30 बजे। मुझे आज भी याद है मैं 5.5 6 घंटे से ज़्यादा अपने इंटर एग्जाम में नहीं सोया, मतलब इंटर प्रिपरेशन में नहीं सोया। और इवन संडेज को भी हमारी क्लास रहती थी, संडेज को क्लास कम रहती थी पर मेरा स्केड्यूल यही रहता था। मतलब ये समझ लो 4 से 5 महीने 4 to 5 months मैंने ये वाला स्केड्यूल फॉलो किया है। एंड कहने में 2 मिनट लगता है कि 4 से 5 महीने, पर इट इज़ अ वेरी बिग टाइम। अगर कोई स्टूडेंट ट्राई करे इसको तो 4 से 5 महीने लगातार करते जाना करते जाना करते जाना ईजी नहीं होता। और इट वॉज वेरी स्ट्रगलिंग फेज, लेकिन आपको वो करना पड़ता है, वो बनना पड़ता है, तभी जाके आप सीए जो है क्लियर करते हैं, इंटर एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। क्योंकि इंटर एक ऐसा दौर है जहाँ पर आप थिंग्स लाइटली नहीं ले सकते। मैंने 5-6 महीने करता रहा, रुका नहीं। और वो जो स्केड्यूल बन गया था ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हाँ ठीक भी लगता था, मैं बोझ नहीं मानता था उसको। और क्योंकि मुझे वो एक्सेप्ट करना था और करना था लाइफ में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी स्ट्रगलिंग। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज। उठना, पढ़ाई करना, बीच बीच में पढ़ाई करना और करते जाना। यार 5-7 महीने मैंने खुद को देखा भी नहीं कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ लाइफ में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, घूमने फिरने जाना, संडे मंडे क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ सब कुछ भूल चुका हूँ। और पता नहीं इस यूनिवर्स ने मुझे एनर्जी कहाँ से दी थी, वो इतना जो कूद जाने की इच्छा कहाँ से दी थी। मैंने दोनों ग्रुप देने का सोचा था और इसीलिए क्लास इतना लंबा चलता था। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को पहली बार में सीए करना है ना, तो ये स्केड्यूल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा और आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इधर यू डू हार्डवर्क स्माइलिंग, या फिर फील सैड एंड डू नॉट वर्क। तो हार्डवर्क करो और खुश रहो, बेटर है ना। या फिर रिग्रेट करो कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी। या तो आप खुशी खुशी मेहनत करके पढ़ाई कर लो, या फिर आप रिग्रेट करो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो आई चूज द फर्स्ट वन। मैं पढ़ाई करता गया और 5-7 महीने में लगा रहा। वो स्केड्यूल बहुत डिफिकल्ट था और वो लाइफ में एक फेज में आता है जहाँ पर आपको खुद से मुलाकात करनी पड़ती है कि बॉस तुम है कौन, तेरे को करना क्या है लाइफ में। तू बड़ा आदमी इतनी आसानी से भी नहीं बन पाएगा। तुझे अगर वो एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो तेरे को बनना पड़ेगा उसके लिए, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। आसानी से सफलता नहीं मिलेगी बॉस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इंटर का वो फेज बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज भी अगर मैं बोलूँ ना, ओवरऑल इंटर अलग ही सीन था, अलग ही फ्लो में चले गया था मैं। मतलब द बेस्ट प्रोडक्टिव मंथ्स ऑफ माई लाइफ है ना, वो बहुत ज़रूरी होता लाइफ में। बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ। तो बात थी ये पीरियड की, जब करते गया और वो फेज़ आया जब मैंने 7-8 महीने कोचिंग करी थी, सारी क्लासेस खत्म हो गई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया था। इंटर में कॉन्फिडेंस आना मतलब भैया तुम भगवान से मिल चुके हो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मेहनत बहुत करी थी क्योंकि रिवीजन नहीं की, इतना सारा कोर्स ले तो लिया था, अंदर के अंदर रिवीजन इतने ज़्यादा नहीं हुए। तो पढ़ाई करी थी पर अंदर से नहीं आ रहा था कि एग्जाम में जाऊंगा, लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, ऐसा वाला फील आता। अभी तक क्या होता था, क्लास 12 तक आपके टेस्ट पेपर बहुत होते थे, आप लिखते बहुत थे, आपके टेस्ट बहुत होते थे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी। पर जनरली क्लास 12 के बाद सीए एग्जाम्स में आप लिखते ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, उसकी वजह से दिक्कत आती है। यहाँ पर एमसीक्यू तो एग्जाम है नहीं ना, कुछ तो लिखना वाली एग्जाम है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो ध्यान रखना हमेशा कि हमको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद वो पीरियड खत्म हुआ 7-8-9 महीने का। उसके बाद मैंने एमटीपी करी, एमटीपी आरटीपी तो ज़्यादा नहीं करी, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे कर लिए थे, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए थे। एक बात अच्छी ये थी कि मेरे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना, वो 2-3 बार हो चुके थे इंटर लेवल पर। मेरे सबसे बेस्ट अच्छी चीज़ क्या हुई, अगर मेरे वो नहीं होता ना तो मैं फेल हो जाता। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2 से 3 बार कर लिए थे। एक तो मैंने क्लास के साथ साथ कर लिए थे, जो सर बताते थे हम लोगों को, हम में साथ साथ एक पीएम होता था, उसमें प्रैक्टिस मैनुअल बोलते थे उसको, स्टडी मटेरियल, मतलब उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे होते थे। तो मैं करता गया। जो ये मेरा हो गया क्लास के साथ,
तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज साबित हुआ जब मैंने इंटर की सेल्फ स्टडी पर मैं उतरा। यार एक बार तो किया हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर मैं वापस करते गया, 2 से 3 बार मेरा रिविजन हो गया। फिर मैं एग्जाम लिखने गया, खुद ही बाइक से जाता था, 1.5 घंटे ट्रैवलिंग करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचता था, लिखता था, फिर वापस आता था। लेकिन जब मैं लिख के आता था ना, जो पहला एग्जाम दिया था मैंने अकाउंट्स का, इंटर का पहला ग्रुप पहला एग्जाम अकाउंट्स, मुझे लगा भाई यार अटेम्प्ट तो छोड़ देना चाहिए, ये अटेम्प्ट तो स्किप कर दो, अगले अटेम्प्ट में तेरा भाई ऑल इंडिया रैंक लेके आएगा। हर सीए स्टूडेंट कहीं ना कभी ये बोलता होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं बोलता था यार ये अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में मैं ऑल इंडिया रैंक लेके आऊँगा। फिर भी मैंने कैसे तैसे वाला ग्रुप दिया कि चलो देते हैं। अकाउंट्स के बाद लॉ दिया, कॉस्टिंग दिया, टैक्स दिया, फिर एडवांस अकाउंट दिया, ऑडिट दिया, SMIT करके होता था हमारा, वो दिया। 7 पेपर होते थे, 7 पेपर दिए और पता नहीं कैसे दे दिए। मतलब मुझे याद है कुछ चैप्टर्स में करके भी नहीं गया था, कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके गया था, और भगवान की बदौलत हाय हाय क्या फीलिंग है। एक बार दिलाते हो गया, पास हो गया। वो रिजल्ट लाइफ का इंटर लेवल तक द बेस्ट रिजल्ट। ऐसा लगा था अंदर तक टूट जाना, वो सब दिन याद रखना, सुबह उठना, इतने घंटों तक पढ़ाई करना, ठंड हो बरसात हो गर्मी हो, ठंड हो बरसात हो या फिर हो गर्मी, तीनों सीजन में मैं सुबह उठा 4:30 बजे, रात तक आया घर पे, ठंड खाई, गाड़ी से जाता था मैं, बरसात खाई, सब खाया। वो पीरियड देखा जहाँ पर ऐसा लगता था अरे यार एग्ज़ाम दिया, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर कैसे तैसे पास हो गया। एक सब्जेक्ट में मेरे 40 नंबर भी आए थे, जो था SMIT लास्ट सब्जेक्ट, जिसमें को डर लग रहा था पता नहीं फेल हो जाऊंगा नहीं होऊंगा। उसमें मैं एकदम माउंटेन पास हुआ। फाइनली मेरे इंटर के बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर कर लिया। बोला भाई साहब क्या किए हो रे तुम, मचा दिए हो कसम से, गर्दा फाड़ दिया। जब ऐसे वाली फीलिंग थी यार, इंटर लेवल पास होना लाइफ में वो सुकून दिया ना मेरे को रियलाइज करवा कि अगर इंसान ठान लेना, मान लेना। क्योंकि इंटर पास करके मैंने ये जाना कि अगर इंसान ठान लेना, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सीनियर्स ना इंटर लेवल पर अटक चुके थे, और इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त भी अटके हुए इंटर पे, और मैंने उसको पहली बार में क्रैक कर दिया। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मेहनत किया जाए ना अच्छी तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही टाइम पर सही चीज़ कर लो ना, तो आपको सक्सेस मिल जाती है ना। सही टाइम पर सही चीज़ सबको साथ नहीं होता वो, कि सही टाइम पर आप सही चीज़ कर लो। मेरा सही टाइम पर सही चीज़ हुआ, इसलिए मेरा सब कुछ निकल गया। और हार्डवर्क तो था ही, हर कोई करता है सीए में तो हार्डवर्क। तो इंटर बोथ ग्रुप एक साथ निकलना मेरे लिए लाइफ में बहुत ही अच्छा फेज था, जहाँ पर अब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली थी। अब आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली थी, लाइफ के एक अलग ही फेज पे पहुंच चुका था मैं। अब आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत कुछ समझूंगा। फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, बहुत सारे किस्से हुए आर्टिकलशिप के 2.5-3 साल। लेकिन मैंने आर्टिकलशिप में नहीं मान लिया था, मुझे सीखना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से काम करना है, सीख लिया था। लेकिन साथ साथ मेरे दिमाग में ये था कि फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लानी, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लानी, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लानी। और धीरे धीरे मैं खुद को बोलते गया। और जब फाइनल का अटेम्प्ट आया ना, मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि यार मैं बोल देता था कि यार रैंक लाऊंगा। तो वो मुझे इतना पुश कर दिया कि पता नहीं मैं किस एनर्जी में चले गया, किस फ्लो पे चले गया। इतना पढ़ाई करने लगे कि हर सब्जेक्ट में 70 नंबर लाने, 60-70 नंबर लाने। मैंने इतनी बार खुद को बोल दिया था कि मेरा टारगेट ही बहुत बड़ा हो चुका था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है। मैंने सब कुछ लिख रखा था, ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा। इतना खुद को अंदर तक बोल दिया था कि मुझे लगा कि अब उसमें हारना पॉसिबल नहीं था भगवान को। तो मैंने मेहनत करी, कोविड आया बीच में, बहुत ही ऐसा फेज आया कि जहाँ पर शायद मुझे सीए छोड़ तो नहीं देना चाहिए था। मतलब कि ऐसा फेज आया कि बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए पढ़ाई करना। कोविड, फिर बीमार भी पड़ी है, मुझे कोविड हो गया था। फिर हमारा अटेम्प्ट शिफ्ट हुआ, पूरा उसमें 6 मंथ वेस्ट हुआ। फिर भी मैं पढ़ता गया, क्योंकि तुमको लगता है कोविड आ जाता है तो अपने को टाइम ज़्यादा मिलता है ना, टाइम ज़्यादा मिल गया, पढ़ाई ज़्यादा कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। हमारा हर महीने में इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आता था कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, या फिर आपकी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई। तो स्पेकुलेशन चलते थे, हम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते थे कि कब क्या हुआ देखते थे। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते थे, उसकी वजह से पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो वो फेज था, फिर भी करते गया। और
रिजल्ट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन आया, रैंक नहीं आई मेरी, बट हर सब्जेक्ट में मेरे 68 मार्क्स है। 8 में से 6 सब्जेक्ट में मेरे अराउंड 65 मार्क्स से CA फाइनल लेवल पर। मेरी रैंक जो थी वो कुछ 10 नंबर कम रह गए टॉप 50 में आने में। टॉप 50 जो टोटल रैंकर्स होते हैं ना CA फाइनल में, उसमें टॉप 50 में मेरे 10 नंबर शॉर्ट रह गए। और 4th रैंक थी मेरी इंदौर सिटी में। मैंने सोचा भी नहीं था मैं लाइफ में पहली बार में CA क्रैक कर लूँगा। सो इट वॉज वेरी, मेहनत करनी पड़ती है बॉस, कंसिस्टेंसी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, आखिरी तक हिम्मत नहीं हारना, बस करते जाओ, धैर्य बनाए रखो और खुद को बोलो कि नहीं कर सकता है तो कर सकता है, हिम्मत मत हार, हो जाएगा, वही आपको डिफरेंट बनाता है। वरना तो क्या है यार, कर लो आप, समझ रहे हो। सो वो फेज बहुत ही अलग था यार लाइफ का, बहुत ही अलग। होप आपको ये वाली स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। आप ज़रूर बताना आपकी CA जर्नी कैसे चल रही है अभी। स्ट्रगल्स तो बहुत आते हैं यार, ये जर्नी जो है ना बहुत कुछ सिखाती है और एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के अपने को निखार के बनाती है, और वही ज़रूरी होता है लाइफ में।